मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा। मैं कभी संपत्ति नहीं खरीदूंगा। मैं कभी अपने पैतृक घर नहीं जाऊंगा और मैं अपना संपूर्ण जीवन बाबा साहब के आंदोलन को पूरा करने के लिए समर्पित कर दूंगा। ये प्रतिज्ञा थी मान्यवर कांशीराम साहब की, जिनको भारत के इतिहास में एक सच्चे बहुजन समाज के नेता के रूप में अनंत काल तक याद किया जाएगा। इस सफर की शुरुआत होती है सन 1964 में, जब साहब कांशीराम ने सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करके बहुजन समाज को उसके अधिकार दिलाने के लिए एक सामाजिक आंदोलन की शुरुआत की। पंजाब के रोपड़ जिले के एक छोटे से गांव ख्वासपुर में 15 मार्च 1934 में एक सिख रामदासिया परिवार में श्री हरि सिंह के सबसे बड़े पुत्र के रूप में कांशीराम का जन्म हुआ। शुरुआती संघर्षों के बावजूद कांशीराम ने विज्ञान में स्नातक करके डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन पुणे में सहायक वैज्ञानिक का पद हासिल किया और यहीं पर साहब कांशीराम को उत्पीड़नकारी जाति व्यवस्था से दो चार होना पड़ा। जिस आयुध भंडार में कांशीराम काम करते थे, वहां पर बाबा साहब और भगवान बुद्ध की जयंती की छुट्टियां निरस्त करके अन्य छुट्टियां बढ़ा दी गई थीं। ये बात साहब कांशीराम को बहुत नागवार गुजरी। महाराष्ट्र नहीं बल्कि राजस्थान के भी अनुसूचित जाति के कर्मचारियों ने इन छुट्टियों के निरस्त होने पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके फलस्वरूप कई लोगों को नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। ये बात जब साहब कांशीराम को पता चली तो वह बहुत आहत हो गए और उन्होंने उन कर्मचारियों के लिए हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का प्रण लिया। साहब कांशीराम के संघर्ष से न सिर्फ उन कर्मचारियों को नौकरी पर फिर से बहाल कर दिया गया, बल्कि दोनों दिनों की छुट्टियां पुनः घोषित कर दी गईं। अन्यायपूर्ण जाति व्यवस्था और प्रशासन के रवैये ने कांशीराम के दिलो दिमाग में एक नई जागृति का प्रसार किया और उन्हें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साहित्य को गहनता से पढ़ने और अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद साहब कांशीराम ने बाबा साहब ही नहीं, ज्योतिबा फूले, भगवान बुद्ध, शाहूजी महाराज, पेरियार रामास्वामी, नारायण गुरु और कई बहुजन क्रांतिकारियों के बारे में बारीकी से अध्ययन किया। एक बार साहब कांशीराम ने बाबा साहब की लिखी पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एक रात में ही 3 बार पढ़ डाली, जिसका न सिर्फ साहब कांशीराम के जहन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, बल्कि उनकी विचारधारा और जीवन के उद्देश्य को भी निर्धारित करने में इस पुस्तक का बड़ा हाथ रहा। बाबा साहब के दिखाए मार्ग पर चल के साहब कांशीराम ने 1964 में अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और आजीवन अविवाहित रहने का प्रण लेकर अपनी पूरी जिंदगी इस बहुजन आंदोलन के नाम कर दी। 24 सितंबर 1944 को मद्रास में बाबा साहब ने अपने संघर्ष का राजनीतिक लक्ष्य लोगों को बताया था। उन्होंने कहा कि हमारा आखिरी लक्ष्य इस देश का हुक्मरान बनना है और जाओ ये बात अपनी घर की दीवारों पर लिख दो, जिससे आप लोग इसे कभी ना भूलें। बाबा साहब ने कहा कि हमारा संघर्ष कुछ मात्र नौकरियों या हिस्सेदारी के लिए नहीं है, बल्कि हमें संघर्ष करके राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर इस देश का शासक वर्ग बनना है। कांशीराम ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के साथ काम करना शुरू किया, लेकिन लगभग 8 सालों के बाद पार्टी की काम करने की शैली से उनका मन पार्टी से हटता चला गया। साहब कांशीराम इस बात से बहुत दुखी हुआ करते थे कि दादा साहब गायकवाड़ ने केवल एक लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया, जबकि आरपीआई कार्यकर्ता इस एक सीट के गठबंधन को लेकर बहुत हर्षित थे। साहब कांशीराम ने निर्णय कर लिया था कि वो समाज में काम करके बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाएंगे और कभी भी राजनीतिक संघर्ष में थोड़े से लालच के लिए अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे। इसके बाद साहब कांशीराम ने अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों को पुणे, मुंबई, नासिक, नागपुर और दिल्ली में संगठित करना शुरू किया और इसके बाद शुरू होता है बहुजनों को राजनीतिक सत्ता में इतनी मजबूत स्थिति में लाने वाले बहुजन नायक का सफर। साहब कांशीराम ने कुछ समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ पूरे भारत का भ्रमण शुरू किया और अपने स्वास्थ्य, खाना, परिवहन और यातायात के साधनों की चिंता किए बिना लोगों को दिन रात जागृत करना शुरू कर दिया। शुरुआती जमीन तैयार करके और 5 साल के संघर्षों के बाद 1973 में साहब कांशीराम ने अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों का
एक संगठन तैयार करने की रूपरेखा बनाई। 6 दिसंबर 1978 को दिल्ली में साहब काशीराम ने बामसेव यानी बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन का गठन किया। इसके बाद साहब काशीराम ने बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाने का पूरा बीड़ा अपने कंधों पर उठा लिया और कर्मचारियों को जाति व्यवस्था की पेचीदगियां और दलितों की दुर्गति के बारे में जागरूक करने में पूरी जी जान से जुट गए। 1973 से लेकर 1978 तक 5 साल के अथक संघर्ष और रात दिन की मेहनत करके आखिरकार 6 दिसंबर 1978 को दिल्ली के वोट क्लब के मैदान पर बामसेव का जन्म हुआ। बामसेव का प्राथमिक लक्ष्य था कि दबे कुचले समाज में ईमानदार लेकिन मजबूत नेतृत्व को पैदा किया जाए। इसके बाद शुरू हुआ देश भर में अनगिनत कैडर कैंप, मीटिंग्स, सेमिनार, विचार गोष्ठियों का सिलसिला, जिसके जरिए साहब काशीराम कर्मचारियों में स्वाभिमान और राजनीतिक भागीदारी का महत्व बताने में जुट गए। काशीराम जी का मानना था कि जो लोग राजनीतिक रूप से सफल होना चाहते हैं, उनकी गैर राजनीतिक जड़ें बहुत गहरी होनी चाहिए। काशीराम ने बाबा साहब के आंदोलन को कमजोर और विफल होते हुए महाराष्ट्र में अपनी आंखों से देखा था और काशीराम जी इस बात का एहसास कर चुके थे कि जिन लोगों की गैर राजनीतिक क्षमता कमजोर होती है, वो राजनीतिक रूप से भी निश्चित ही विफल होते हैं। ऐसे लोग राजनीतिक दल तो बना लेंगे, लेकिन राजनीतिक भागीदारी नहीं हासिल कर पाएंगे। इसलिए साहब काशीराम ने बहुजन समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए बामसेव के जरिए लगभग 10-11 साल तक लोगों को तैयार किया। बामसेव ने देश में दलित बहुजन समाज में एक विचित्र सी राजनीतिक ऊर्जा और स्वाभिमान का संचार कर दिया और काशीराम साहब के लिए एक देशव्यापी बहुजनों का नेटवर्क तैयार हो चुका था। इन सब संघर्षों में साहब काशीराम ने कभी भी अपने आप को एक नेता के रूप में आगे नहीं किया, बल्कि एक शांत संगठक के रूप में वो पूरी निष्ठा के साथ काम करते रहे। अपने जीवन के 20 अनमोल वर्ष कर्मचारियों को संगठित करने में लगाने के बाद काशीराम को इस बात का एहसास हो चला था कि बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए केवल कर्मचारियों के संगठन से काम नहीं चलेगा। वे इस बात को जान चुके थे कि जब तक सत्ता में भागीदारी नहीं मिलेगी, बहुजन समाज इस देश का शासक नहीं बन सकता। काशीराम ने सत्ता हासिल करने के लिए एक नया सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि संघर्ष से ही सत्ता का रास्ता निकलेगा। साहब काशीराम इस बात को जान चुके थे कि सरकारी कर्मचारी एक हद से ज्यादा संघर्ष नहीं कर सकता और इसलिए उन्होंने DS4 यानी दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का गठन किया। साहब काशीराम कहते थे कि ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज संघर्ष नहीं कर रहा, पर वो संघर्ष अपने लिए ना करके दूसरों के लिए संघर्ष कर रहा है, क्योंकि हम लोग चमचा युग से गुजर रहे हैं। 24 सितंबर 1942 को पूना पैक्ट की 50वीं वर्षगांठ पर साहब काशीराम ने अपनी ऐतिहासिक पुस्तक चमचा युग का प्रकाशन किया, जिसमें उन्होंने बहुत बारीकी से इस चमचा युग की कुरीतियों और कमजोरियों का बखान किया। ये कहना सटीक होगा कि साहब काशीराम ही एकमात्र ऐसे नेता उभर कर आए जिन्होंने पूना पैक्ट से हुए नुकसान को सही मायनों में समझा और इसकी भरपाई करने के लिए बाबा साहब के आंदोलन को मजबूत करके आगे बढ़ाया। इसी विषय में साहब काशीराम ने अपनी पुस्तक चमचा युग लिखी, जिसका अंग्रेजी संस्करण है एरा ऑफ स्टूजेस। DS4 के गठन से लेकर 14 अप्रैल 1984 में बहुजन समाज पार्टी के गठन तक साहब काशीराम ने देश भर में कई सफल प्रयोग किए। साहब काशीराम के अथक प्रयासों से अब तक दलित बहुजन समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्तर पर काफी जागरूकता आ चुकी थी। आगे आने वाले राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संघर्षों के लिए DS4 निश्चित ही एक मील का पत्थर साबित हुआ। अधिकतर राजनेता, अनुसंधानकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक मान्यवर काशीराम जी के विचार और सिद्धांतों को समझने में विफल रहे। इसलिए वो भारतीय राजनीति में बहुजन समाज पार्टी की भूमिका को हमेशा नजरअंदाज करते रहे। आज भारत की सभी राष्ट्रीय पार्टियों का नेतृत्व तथाकथित ऊंची जातियों के पास है और वही लोग पार्टी को और पार्टी की गतिविधियों को नियंत्रित करके 85% बहुजन समाज पर शासन करते हैं। मान्यवर काशीराम ने भारतीय राजनीति के नियमों को पूरी तरह बदल डाला।
उनका कहना था कि हमें केंद्र में मजबूत नहीं बल्कि मजबूर सरकार चाहिए ताकि बहुजन समाज के लोगों के लिए अपनी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने का मौका मिल सके। साहब काशीराम ने अपने परिश्रम और सूझबूझ से भारत में बहुजन विचारधारा को भगवान बुद्ध से लेकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से प्रेरित करके सामाजिक राजनीतिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए एक अचूक व्यवस्था स्थापित की। सन 1986 में साहब काशीराम ने अपने आप को एक सामाजिक कार्यकर्ता से एक पूर्ण राजनेता में तब्दील कर दिया। साहब काशीराम कहते थे कि पहला चुनाव हम हारने के लिए लड़ेंगे और दूसरा अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए और तीसरा चुनाव लड़ेंगे जीतने के लिए। 1988 में मान्यवर काशीराम ने इलाहाबाद सीट से वीपी सिंह के सामने चुनाव लड़ा। हालांकि वो ये चुनाव जीत नहीं सके, लेकिन उन्होंने शानदार 70,000 वोट हासिल किए। इस परिणाम ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। इसके बाद साहब काशीराम ने 1989 में पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और चौथे नंबर पर रहे। मान्यवर काशीराम 1996 में होशियारपुर और 1991 में इटावा लोकसभा सीट से 2 बार सांसद रहे। बाबा साहब के आंदोलन को मजबूत करके बहुजन समाज पार्टी के रूप में एक सशक्त राजनीतिक शक्ति बनाकर दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों और शोषितों को हाशिए से लाकर राष्ट्र की मुख्य धारा में खड़ा कर दिया साहब काशीराम ने। ऐसे महान संगठक, योजनाकार और बहुजन नायक को उनके महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर सारा राष्ट्र और बहुजन समाज कोटि-कोटि नमन करता है और अश्रुपूर्ण भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। जय भीम, जय भारत। बहुजन मीडिया को मजबूत करने के लिए दलित न्यूज नेटवर्क को नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर दबाएं घंटी का बटन।